देश में जो उत्पन्न हुआ 17 देशों में जाकर है। तो कोई चीज ग्रहण करता है हम बहुत अंतर होगा इसका और मैं क्या चीज वाला बाजार जाए हम चीज खरीदे करेगा कार्यक्रम के स्वागत सत्र में हम चाहेंगे कि अतिथियों को मैं बता दूं है वो लगभग 70 साल पुरानी है। 1952 से लगातार यहाँ पे नाटक के कार्यक्रम होते रहे हैं। नाटक में भी कई तरह की सामाजिक जागरूकता का हम लोग बार बार संदेश देते रहते हैं। मुखिया जी भी कई बार यहाँ पे पधारे हैं, रोशन कुशवाहा जी भी आए हैं और कुछ नए अतिथि आए हैं जो हमारी संस्था कई तरह के जो महापुरुष हैं उन पे हम लोग कार्यक्रम और अपने नाटक के माध्यम से जागरूकता बताते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। और यहाँ पे कार्यक्रम में कई तरह के हमारे महान कलाकार भी आए हुए हैं, जैसे कि राजेंद्र सिंह जी, बैजनाथ बाबू, ऐसे पुराने लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय से लोगों का दिल जीता है। और ये जो भी कार्यक्रम होता है यहाँ पे उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अप्पू जी उर्फ मुंडा पुलिस हमारे समक्ष हैं। तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो आकर के हमारे सहदेव कुशवाहा जी को पुष्प मालाओं से उनको सुशोभित करेंगे। अप्पू कुमार जो कि हमारे बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे इन्हीं के मेहनत से ये हम लोग कार्यक्रम संपन्न कर पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अप्पू जी सहदेव जी को एक माला अर्पित करें। उसके बाद मैं चाहूंगा कि गुंजन कुमार जो कि हमारे नाटक के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, हमेशा साथ रहते हैं, उनसे चाहूंगा कि वो आएंगे और छात्र राजद के अनूप मौर्य जी को वो पुष्प मालाओं से सम्मानित करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे गांव के वार्ड प्रतिनिधि श्री गुड्डू कुमार जी आए और हमारे चंदा पंचायत के पूर्व मुखिया जी को पुष्प मालाओं से सम्मानित करें। चौथी कक्षा जिसे मैं चाहूंगा कि वो आए और हमारे रोशन कुशवाहा जी को जो छात्र संगठन आयशा के सदस्य हैं, जिला कमेटी के मेंबर है,
शशिकांत। पंजाब बाबू तो हम चाहेंगे कि वो मुखिया जी को एक पुष्प माला सम्मान करें। राजेंद्र सिंह जी को पुष्प माला सम्मान करें। रामजी बाबू से हम चाहेंगे कि वो आए और मुखिया जी को सम्मानित करें। सुरेश्वर सिंह जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गौतम बुद्ध सारी विरासतों को समेटते हुए अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अनूप मौर्य जी को। हमारी जो यहाँ जो सामाजिक परिवेश है, हर लोगों में साहस नहीं है कि वो धर्म कबूल कर ले। इस परिस्थिति में हम उसी धर्म में है, हम भी महसूस करते हैं, कि हिंदू धर्म है पाखंडों का आडंबर है, लेकिन फिर भी हमारे पास वैसी नैतिकता नहीं है, वैसी सामाजिक परिवेश नहीं है कि हम इस धर्म को त्याग दें। हम लोग के साथ लगभग 80% हिंदुओं के साथ इस तरह की मजबूरी है कि हम नाखुश होते हुए भी हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म को और हम लोग के इतिहास को खत्म करने का काम किया। एक जो अशोक सम्राट के पौत्र बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार सम्राट अशोक के समय में उनके राज में बहुत हुआ। उसके बाद भी शासन हम लोग के पूर्वजों के हाथ में रहा, लेकिन शासन कब खत्म हुआ जब ब्राह्मण सेनापति छल से हम लोग के राजा को मार दिया। और मारा ही नहीं, वो हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए जो हिंदू धर्म खत्म हो चुका था, अशोक के शासन काल में और उनके बाद के शासन काल में हिंदू धर्म छिन्न हो गया। उस धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया गया, हिंदू धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया गया। मैंने कहा कि मेरा नॉलेज है, सब लोग सम्राट अशोक के समय में और उनके बाद के शासन काल में उनके जो पुत्र और नाती लोग थे, उनके शासन काल में बहुत से लोग आप बहुत खुशहाल था। उसी समय आज वो कहता है कि भारत सोना के चिड़िया,
कहीं भी इस सवाल पर आप तर्क कीजिएगा, क्या मुझे बताइए किस जीव को भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है? वो समय था सम्राट अशोक के समय। तो आपके भी तो बहुत लोग ताकत हुए भाई, तो उस समय सोना की चिड़िया क्यों नहीं बना? आप अगर बहुत महान है, आप बहुत बलशाली है, तो आपका साम्राज्य क्यों नहीं अफगानिस्तान तक गया? आप पूछिए, आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए, आप तर्क कीजिए कि आप महान है, तो आपके शासन काल में क्यों नहीं अफगानिस्तान तक आपका राजा जाकर के शासन किया? हमारा राजा तो क्यों? आज विशेष से हमारे भाई साहब भी जो छात्र नेता है रायता के, वो भी अपने विचारों को रखेंगे। यहाँ आया हूँ, मैं फिर आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कम से कम इस तरह का आयोजन करने का साहस किया। हम लोग नहीं कर सकते, हमारे पास वैसी साहस नहीं है। हम किसी भी मंच पर एक जात विशेष की बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस तरह का प्रोग्राम होगा तो निश्चित रूप से उसमें मैं आपका साथ हूँ और आपका साथ देने का काम करूँगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि वो चाणक्य ना होकर के वो चपड़ थे, जिसको कई लोग ये तुकबंदी में बना दिया, क्या चपड़ चपड़ बोलने वाला, ठीक है, तो उस तरीके से बदनाम किया गया। बौद्ध शब्द को बुद्धू बना दिया गया, बुद्धू, वो बौद्ध को बदनाम करने के लिए बुद्धू बनाया गया। सब बौद्ध बुद्ध है, बुद्ध को बुद्धू बना दिया। तो इस तरीके से बहुत ही महीनी से खेला गया है, आप इसको समझेंगे। मुखिया जी ने कई सारे बातें बताई, उसमें जगदेव बाबू, सबसे पहले जगदेव बाबू से पहले राम मनोहर लोहिया जी ने एक नारा दिया था कि पिछड़ा पावे 100 में 60। तो हमारी जो जनसंख्या है वो लगभग 55% प्लस है, अगर पिछड़ा की बात करें, और अगर पूरे दलित और पूरे अल्पसंख्यकों को मिलाकर के 90% हमारी संख्या है। आप देखेंगे कि जब मंडल कमीशन आया 1989 में, तब जाकर के ब्रह्मणवादी कोर्ट ने कह दिया कि ये जो है आरक्षण जो है वो 50% के ऊपर नहीं हो, तो 49.5% ही आरक्षण रहा। अब मोदी जी ने क्या कर दिया कि इसको और 10% स्वर्णों का आरक्षण दे दिया। स्वर्ण की आबादी कितनी है? 10 से 12%, उसको आपने आरक्षण दे दिया 10%, ठीक है। हम उससे डिसएग्री नहीं भी करते हैं, मान लीजिए कि आपने ठीक किया, स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया। कई लोग कहते हैं कि उनकी संख्या जो है 15%, मान लेते हैं 15%। हमारी आबादी जो है वो 52 से 55%, दलितों की आबादी भी 27% प्लस है, उनको आपने दिया है 22% आरक्षण। हमारी जो आबादी है वो 55%, उनको 27% दिया। तो अब जो बैरियर था 50% का, वो तो टूट गया, अब तो 59% ये आरक्षण व्यवस्था हो गई है। तो ये जो 27% का जो ये था, उसको बढ़ाकर के अब करिए 52%। आप इस पे तो कोई बात नहीं हो रही है। बहुत ही साजिश के तहत आप देखेंगे कुछ दलित लेखक हुए, तब जाके झलकारी बाई के बारे में लिखा और पढ़ा और समझा गया, जबकि हम क्या यहाँ पे जानेंगे, बहुत कम लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे। झांसी की रानी के साथ सबसे बड़ा कोई योद्धा थी, उसके साथ देने वाली, उसके साथ सेनापति लड़ने वाली, वो झलकारी बाई, वो दलित समाज से थी, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा। वीर कुंवर सिंह, बहुत बड़े वीर कुंवर सिंह हुए, उनके साथ अजायब महतो हुए, उनके बड़े सेनापति अजायब महतो थे, जो सरैया के थे, बूढ़ी सरैया, उनके बारे में किसी ने नहीं लिखा। पीर अली खान के बारे में किसी ने नहीं लिखा। भोला राय के बारे में, भीमा मल्लाह के बारे में कोई नहीं लिखा। कोई वीर अकेले हो जाता है वीर, ठीक है, वो स्वतंत्रता आंदोलन में थे,
और जो भी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में देश की आजादी के लिए थोड़ा सा भी कुछ किया तो हम लोग उनका समर्थन करते हैं और उनका सख्त विरोध करते हैं डुमराव महाराज जैसे लोगों का। डुमराव महाराज ने महज 1-2 कॉलेज खुलवा दिया आरा में, एक कॉलेज, और वो महान हो गए। उन्होंने, मैं आप लोग को बता दूं, ये साहित्यिक बात है, कई लेखकों ने लिखा है और वहां के डुमराव में गया हूं और डुमराव के कई लोगों ने बताया हमें कि यहाँ के जो भी क्रांतिकारी थे, डुमराव महाराज ने उनको अपने ये जो उनका महल था उसमें फांसी दिलवा दी, कई लोगों को पीटा है, कई लोगों को मार दिया। तो हम लोग कभी उसके समर्थन में नहीं हो सकते हैं। वीर कुंवर सिंह का समर्थन कर सकते हैं कि वो थे आजादी में, हमारे आजाद महतो उनके बहुत बड़े सेनापति थे, वो उनमें तो हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों से बगावत करने की, जो भी उन्होंने किया। तब जाके आजाद महतो जबकि 90 साल के थे, वीर कुंवर सिंह 80 साल के थे, तो 80 साल की बात होती है कि 80 साल में उनकी जवानी जगी है वो। तो आजाद महतो उस समय 90 साल के थे। उन्होंने कहा कि तुम नहीं लड़ोगे तो हम लड़ेंगे। तब जाकर के बेंच में पढ़ के वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। तो आप जान लीजिए कि आप कहीं भी अगर किताब खरीदने जाएंगे, आप अम्बेडकर साहब का कोई किताब जाकर के पुस्तक मेला में खरीदे, कहीं भी खरीदिए, जगदेव प्रसाद पे कोई किताब खरीद लीजिए, जगदीश मास्टर पे कोई किताब खरीद लीजिए, उसका लेखक जो है वो दलित पिछड़ा समाज का ही कोई हमारा और आपके जैसा एक छोटा सा गांव का कोई बच्चा होगा जो किसी तरह से समेट के लिख रहा, बाकी किसी ने नहीं लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो नहीं लिखा इनके बाद जगदेव प्रसाद के बारे में, ना कोई कहीं सिलेबस में शामिल करना है। सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को तीसरा चौथा में पढ़ना था, वही था, बाकी कहीं नहीं। अम्बेडकर जैसे जिन्होंने सबको समानता की बात कही, उनको मतलब नकार दिया गया, कहीं सिलेबस में नहीं पढ़ना। अम्बेडकर जैसे ही महान विचारक है यहाँ पे कहीं पूरे भारत भर में, जिन्होंने सबको एक लाइन पर खड़ा कर दिया। एक जो सोशल मीडिया के माध्यम से गांधी, नेहरू और अंबेडकर को रात दिन कोसने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। हमारे समाज के जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग और वो जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो भी सर मैट्रिक पास लड़का है, उससे अगर हाथ पकड़ के अचानक आप पूछिए कि नेहरू कैसे आदमी थे, वो शुरू हो जाता है। गांधी कैसे आदमी है, वो शुरू रामचरितमानस सुनाने लगता है। ये कौन सी बात है? अगर गांधी, नेहरू और अंबेडकर इस देश में जन्म नहीं लेते तो आपको आज भी खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं। आप वही गुलामी प्रथा में रहते, आपको गुलाम बनाकर मॉरिशस भेज दिया जाता, आपको कहाँ बेच दिया जाता, आप दास प्रथा में ही रहते। इन जैसे लोगों ने जिस तरीके से इन लोगों को मखौल उड़ाया जाता है, गांधी, नेहरू और अंबेडकर, अगर आप बाल गंगाधर तिलक को ढंग से पढ़ लेंगे, बाल गंगाधर तिलक को पढ़ ले, यहाँ तक राजेंद्र प्रसाद को भी आप तबीयत से पढ़ लेंगे तो आप जानेंगे सब ढोंगी है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिनके पास 4 एकड़ भूमि हो, जो स्नातक पढ़ा हो, उसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बताइए कितना दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक उसी पढ़ा लिखा था? कोई नहीं था। किसके पास 4 एकड़ भूमि थी? कौन स्नातक किया हुआ था? अभी तक 90 तक कोई हमारे समाज का लड़का जो है स्नातक नहीं किया था, BA में नहीं किया था। 90 मंडल कमीशन आने के बाद सब लोग जागरूक हुए, पढ़ने लगे, गुलामगिरी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा और जाना। राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग अगर रहते संविधान लिखने वाला, तो बताइए आज हम लोग गुलाम रहते कि नहीं रहते? वोट देने का अधिकार हम लोग को नहीं था, क्योंकि 4 एकड़ भूमि और स्नातक तो हमारे पूर्वजों ने किया नहीं था। आज भी हमारे पास नहीं है 4 एकड़ भूमि और स्नातक। कौन आदमी है जिसके पास भूमि है वो स्नातक नहीं? जैसे तैसे। आइए, बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि महिलाओं को जो है चौखट के बाहर नहीं निकलना चाहिए, पढ़ना एकदम घोर पाप है, कलयुग आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इनकी जीवनी भी बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हम लोगों को पढ़ा दिया जाता है। अब जो हमारे लिए जो काम किया वो हमारा दुश्मन है। आप और पीछे जाएंगे तो महिषासुर को, मैसूर का राजा हुआ करते थे, जो दलित पिछड़ों के राजा थे, उनको राक्षस एक महाराज है। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं छात्र संगठन आइसा के राज्य मेंबर रोशन कुशवाहा जी से चाहूंगा कि कुछ चंद बातों में हम लोगों को सम्राट अशोक, अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद और बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी दें। इसके बाद ही हम लोग सभा को समाप्त। चेहरे गाँव में उपस्थित हुए हैं। इसके मुख्य रूप से धनंजय जी इसका संचालन करते हुए
जी का जयंती मना रहे हैं। ऐसा मैंने हम देख रहे हैं पहली बार किसी गांव में ऐसा छोटा सा मैंने शुरुआत किए हैं। ये बहुत ही हमको अच्छा लगा जब हमको कॉल करके बोले कि रोशन आपको आना है। हम बोले बहुत बहुत बधाई भैया आपको कि आप ऐसा मान अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए अपने अशोक जी जयंती का अवसर आपने रखा है। इनका आप जानते हैं कि अशोक सम्राट जी मौर्य वंश का तीसरा राजा हुए। भारतवर्ष का अगर देखा जाए तो भारतवर्ष का भारतीय कोई शासक हुआ सबसे लंबा दिन तक शासन करने वाले तो मौर्य वंशी ही था। 140 वर्ष के लमसम मौर्य वंश का राज रहा भारत में। जब शुरू में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का राज स्थापित किया, उस समय हम लोग थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़े बचपन में, लेकिन हम लोग घर में, मेरा भी घर शुरू से पॉलिटिक्स का घर रहा, लेकिन शुरू में हमको बताया नहीं गया कि हम मौर्य वंशी। जिस तरह से हमने पढ़ना स्टार्ट किया बचपन से, आज स्नातक किए, अब पीजी में एडमिशन लिया, पीजी कर रहे हैं, तो अब इनके बारे में हमने पढ़ा तो हम देखे करीब 140 वर्ष जिस जाति का, जिस समाज का इतिहास है भारत में राज करने का, उसको किस तरह से समाज में दबाया गया, उसको उठने नहीं दिया गया। अगर यही किसी स्वर्ण जाति में रहते, ब्राह्मण या राजपूत या लाला या किसी भूमिहार जाति थे, तब तक आप लोग देखते कि इनको अशोक सम्राट को या चंद्रगुप्त मौर्य जी का पूरा देश में बखान किया जाता। छोटा सा अगर देखा जाए तो बिरकुंवर सिंह यहाँ ने जिक्र किया, संजय जी ने जिक्र किया कि बिरकुंवर सिंह और झांसी की रानी एक छोटा सा प्रांत के थे वो लोग राजा। आजादी के लिए इन पे किस तरह से इन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ा, ये अपने जनता के लिए ये लोग आजाद नहीं चाहते थे। इनको मूल मकसद था कि अपने संपत्ति को किस तरह से बचाया जाए। जब बिरकुंवर सिंह के संपत्ति को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेराबंदी करना शुरू किया, तब इन्होंने आजादी के लिए विरोध किया। उसी की तरह झांसी की रानी की बात आती है, जब उनके बाल गंगाधर तिलक की उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका कोई संतान नहीं था, तो अंग्रेजों का उस समय नियम था, कानून बना था कि जिस राजा का कोई पुत्र नहीं होगा उसका टोटल संपत्ति अंग्रेजों को हो जाएगा। उसके विरोध में झांसी की रानी ने अपने संपत्ति, सोचिए कितना यहाँ पर जाल फंसाया गया। हम लोग को बताया जाता कि उन्होंने देश की आजादी के लिए क्या से क्या किया, लेकिन अपने संपत्ति के लिए उनका कोई बाल बच्चा नहीं था। उनका देख दोसर हम लोग, आप लोग भी पढ़े होंगे कि उन्होंने दूसरे को एक बच्चा का संतान का गोद ले लिया, तो अब अपने संपत्ति बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, लेकिन लास्ट में उनको भी हार मानना पड़ा, हार गए वो भी। लेकिन हमारे अशोक सम्राट इतना महान शासक भारतवर्ष से कोई नहीं हुआ, और भारतीय भारतवर्ष का देखा जाए तो कोई शासक अशोक सम्राट जैसा महान नहीं हुए, और न हमको लगता है कि आने वाले दिन में कोई ऐसा माने देश चलाने, साम्राज्य चलाने वाला होगा, क्योंकि इन्होंने अखंड भारत का जो रचना किया, म्यांमार से लेकर ईरान तक, सोच लीजिए आप नक्शा देखिएगा तो देखने से लगता है कि छोटा लेकिन बहुत बड़ा विशाल एक मापदंड पे उसको दिखाया जाता है। सोचिए म्यांमार से लेकर ईरान तक उतना लंबा साम्राज्य को चलाया है। उस समय इन्होंने भारत को विश्व गुरु की उपाधि दिलवाई थी। उस समय इन्होंने 13 विश्वविद्यालय की नींव रखी, जिसमें से आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, कांधार जैसा यूनिवर्सिटी आपके भारत में था, जहां विश्व के छात्र, सोचिए आप उस समय 269 में अपना साम्राज्य लिए थे। सबसे पहले इन्होंने उज्जैन में 18 वर्ष के अवस्था में इन्होंने साम्राज्य स्थापित, उनका राजपथ दिया गया चलाने के लिए। उसका 269 ईसा पूर्व से इन्होंने अपने पूरा जो उनके पिताजी बिंदुसार जो साम्राज्य चला रहे थे राजगद्दी संभाली 269 ईसा पूर्व से। उस समय सोचिए 13 विश्वविद्यालय की इन्होंने नींव रखी, जहां विश्व के सभी छात्र पढ़ने आते थे, विश्व गुरु के उपाधि दिलवाई उन्होंने। और आज देखिए हमारे वर्तमान सरकार जो है, हम छात्र का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना और अपने समाज दबले कुचले जो समाज के बच्चे हैं उनको किस स्तर से ऊपर उठाया जाए, मेन मकसद हम लोग का छात्र का यही जीवन होना चाहिए। आज हमारे वर्तमान सरकार कहती है कि हम अखंड भारत की रचना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करेगा। अखंड भारत की रचना आप किस आधार पर कर रहे हैं?
ना आपके पास शिक्षा का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना किसानों के लिए आपके भूमि की और उनके जो उपज है उनको पैसा देने की आपके पास व्यवस्था है। सोच लीजिए उस समय विश्व के सभी छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, आज भारतवर्ष के सभी छात्र विदेश जा रहे हैं। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनेगा हमारा भारत। किस आधार से बनेगा? जब यहाँ शिक्षा ही नहीं रहेगा तब विश्व गुरु कैसे बनेगा? फिर पढ़े लिखे राम राम हिंदू मुस्लिम करने से आप विश्व गुरु बन जाइएगा? नहीं बनेंगे। जब तक मेरे समाज का एक एक बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक मेरा समाज शिक्षित नहीं बना, भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पेरियार जी, इन्हीं का अशोक सम्राट का चंद्रगुप्त मौर्य जी को विरासतों को आगे बढ़ाते हुए पेरियार जी देखिएगा। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर छात्र हैं जो पेरियार के बारे में भी नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते थे, इंटर तक पेरियार के बारे में नहीं जानते। इंटर जब ग्रेजुएशन में तब पेरियार जी के बारे में पढ़ा। पेरियार जी के साथ इतना छल कपट हुआ, आप तंग हो जाएगा उनके बारे में पढ़िएगा तो। उस समय आजादी के लिए उन्होंने दक्षिण भारत के थे, वहां से उन्होंने आजादी के लिए बिगुल फूका। उसके बाद कांग्रेस में भी उन्होंने ज्वाइन किए। उसके बाद कांग्रेस में आते जाते थे सब, उन्हें सम्मेलन सब लोग यहाँ पर बैठ के विचार कर रहे। कांग्रेस भी उसमें आजादी के लिए विचार करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बनारस आए, सोचिए उनके साथ कितना छल हुआ है। बनारस आए तो पिछड़े समाज से, दलित समाज से थे, तो वहां पर बनारस में सब लोग जानता है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्यादा है। खाने के लिए जा रहे थे, उनको देखा कि कपड़ा फटा फूटल है, दलित है, उनको बाहर फेंक दिया। सब बोला कि नहीं नहीं, तुमको तुम्हारे लिए खाना यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दलितों को प्रवेश नहीं है। उसका दूसरे बार उन्होंने कपड़ा पहनकर आया तो उसमें से जो द्वारपालक होता है ना, पहचान किया। फिर उसके बाद उसको इतना मारा, उनको पेरियार को इतना मारा, सब उसी दिन ठान लिए कि ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था है इसके बारे में हम पूरे समाज को, अपने समाज को उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से हमारे समाज के बच्चों को, बच्चियों को, महिलाओं को दबा के नीचे रख रही है। उसके बाद पेरियार के बाद हमारे अंबेडकर जी आते हैं। अंबेडकर जी अगर नहीं होते तो समझिए कि हम लोग यहाँ बैठकर विचार विमर्श नहीं कर सकते थे। अंबेडकर जी का देन है कि हम लोग यहाँ पर बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इन्हीं का देन है कितना विशाल आपका संविधान लिखा हुआ है। विश्व का सबसे कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है। इसको लिखने में सब लोग हार गए थे, लेकिन लास्ट में अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखा और सभी जाति के, सभी समुदाय के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अपने आंशिक रूप से उसमें जिक्र किया कि नहीं, सभी लोग का एक होना चाहिए। और धीरे धीरे इन्होंने लिखा, संविधान को लिखने के बाद जब लागू हुआ तब तक हमारे आजाद भारत में भी हम लोग नहीं पढ़ पाते थे। हमारा समाज जो है पढ़ना अगर देखा जाए मूल रूप से 1980 के बाद से हम लोग थोड़ा पढ़ना एक्टिव हुए। 1980 के बाद अभी भी अगर यहाँ कटलेरा भी गांव है, यहाँ पर भी देखा जाए बीए बहुत लोग किए हुए, लेकिन एमए के लिए कोई नहीं आगे आता है। जब तक आप उच्च शिक्षा नहीं लीजिएगा, बीए आपको उच्च शिक्षा नहीं है, जब तक आप रिसर्च नहीं करते हैं किसी क्षेत्र में, आप उच्च शिक्षा हासिल नहीं करते। आप बीए कर लिए, ठीक है, बीए कर लिए, आप भी जानते हैं कि बिहार में या देश के तमाम जो राज्य हैं सभी सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्था है, कितना पढ़ाई होती है। आपका भी विद्यालय यहाँ पर कितना पढ़ाई होता है आप भी जानते हैं। किस तरह के टीचर हैं, टीचर भी हैं तो छात्र जितना है उतना टीचर नहीं है, जो टीचर है उसके मुताबिक बच्चे भी नहीं हैं। खिचड़ी के नाम पर बस यहाँ पर रख दिया गया। हम किसी सरकार को दोष नहीं है, हमको दोषना है जो सरकार वर्तमान में रहेगी उसको हम दोषेंगे। किसी का भी सरकार हो, या तो जदयू का हो, बीजेपी का हो, राजद का हो, माले का, किसी का हो, हम किसी विशेष पार्टी का नहीं है। जो वर्तमान में सरकार रहेगी उसको हम दोषेंगे, क्योंकि हम छात्र हैं। हमको सबसे पहला प्राथमिकता हमको अच्छा व्यवस्था मिले पढ़ाई का। अगर पढ़ाई नहीं रहेगा तो हम लोग आगे नहीं बोल पाएंगे। अगर आज आपके पास हम बोल रहे हैं तो आज पढ़ाई की वजह से ही बोल रहे हैं। इसी तरह से अम्बेडकर जी ने लिखा और हमारे समाज के सभी लोगों को आगे आने का अवसर दिया, लेकिन हम ही समाज के लोग अभी भी उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से एक्टिव रहना चाहिए। उन्होंने एक आदमी सोचिए, भारतवर्ष का उस समय लगता है कि 30 करोड़ जनता थी जब आज़ादी हो रही थी।
जब संविधान लिखा गया था उस 30 करोड़ जनता में एकमात्र अम्बेडकर जी ने संविधान लिख दिया और 300 करोड़ जनता को चलाने के लिए। लेकिन आज ऐसा परिस्थिति है, हम ही लोग के समाज के लोग जो पढ़ लिखे गए हैं, अपने आप में सोचते हैं बुद्धिजीवी है, सब हमारे अपने मन सोच को भूल चुके हैं। और बहुत सारा बच्चा है यहाँ पर ये मोर वंश के बारे में नहीं जानते हैं। मोर वंश अम्बेडकर जी, मान लीजिए अभी हमारे समाज में ऐसा माहौल हो गया है कि सोशल साइट चल रही है कि सब लोग जान रहे हैं, लेकिन मोर वंश के बारे में कोई नहीं जानता होगा। तो हमको मूल उद्देश्य है कि हम छात्र हैं, छात्र हित में अपने घर के बच्चों को और जितने भी हैं सब लोगों को पढ़ाया जाए और शिक्षित बनाया जाए। जब तक हम शिक्षित नहीं, शेष तो मुखिया जी ने गलती किया और रंजन जी भी रखे हैं, और क्या कहना है। हमको मूल उद्देश्य है अपने समाज के जितने भी बच्चे हैं अपने घर के, उनको पढ़ाई के लिए किसी भी तरह से आगे बढ़ाया जाए और पढ़ाया जाए। जब तक नहीं पढ़ेगा, जब तक समाज विकसित नहीं करेगा, अब तो अभी अपना समाज बढ़ेगा आगे और उसके बाद हम किसी के सामने बोल सकते हैं। और नहीं तो समझिए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है इतना हावी हो जाएगा आपको चलने नहीं देगा। सोच लीजिए, हम मेहनत करते हैं, हम लोग उनको मेहनत करके महल बनाते हैं। आज ठीक है, हम लोग कुछ कमा रहे हैं, आज यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन हम ही लोग का बीच का बच्चा ना है जो उनका घर बनाता है और लेकिन राजो करते। अभी की स्थिति देखा जाए, धनंजय जी ने बोला कि जगदेव प्रसाद जी ने नारा दिया था जो 100 में 90 शोषित, 90 भाग मेरा। सोच लीजिए, 90 भाग शोषित समाज का, जिसमें सभी जाति के लोग आते हैं, अब 10% जो है स्वर्ण लोग आते हैं, अब 10% लोग उन पे राज करते हैं। हम लोग उसको सहन करते हुए आगे जा रहे हैं। हम ही लोग के बीच में से जैसे अम्बेडकर निकले, जगदेव प्रसाद निकले और पेरियार निकले, उसको आगे बढ़ाए, लेकिन उसको चलने नहीं दिया गया। जगदेव प्रसाद बाबू जी को मुर्खा बजाते, सभा चल रही थी, अब सोच लीजिए सभा चल रही थी, उसमें से खींच कर प्रशासन की तरफ गोली मरवा दिया गया। सोच लीजिए कितना दुर्दशा पुलिस हो। आज तो कुछ हद तक हम लोग लड़ कर यहाँ पर पहुंचे, लेकिन पहुंच गए, लेकिन अपने विरासत को बरकरार रखना है। इसके लिए हम लोग को जिम्मेदारी लेना है और संकल्प भी लेना है, न कि सिर्फ हम लोग जयंती मना ले, जयंती मना कर जब घर में बैठ जाए। जयंती मनाने से नहीं होगा। इनके जो आदर्श है, जो इन्होंने सपना देखा था और जो भारत को बना कर गए, उनके लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा। इनको बनाए हुए संपदा को, जो भी चीज है इनके बनाए हुए विरासत को हमको बचा कर रखना। नहीं तो कोई हमको जयंती मनाने से कोई हमको लगता है कि कोई फायदा होने वाला है। इन्हीं बातों को समाप्त करते हैं। सबको विशेष रूप से हो ही गया है। हम छात्र रखें तो छात्र बारे में अपने विचार रखें कि छात्रों का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि पढ़ना है, और कोई भी सरकार है उससे लड़ेंगे। क्योंकि आयसा का जो दिया है, आयसा से ताल्लुकात रखते हैं, छात्र संगठन आयसा है जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया में इसका विस्तार हुआ है। इसका मोटो, इसका लोगो है, लड़ो पढ़ाई करने को, बदलो पढ़ो समाज बदलने को। अगर हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं पढ़ते। अगर लड़ के इन्हीं का देन है कि हम पढ़े हुए। सोच लीजिए, अभी भी देखिएगा तो इतना IAS अफसर चाहे प्रोफेसर लोग हैं हमारे समाज के, अगर देखा जाए परसेंट RTI डालिएगा तो RTI की व्यवस्था भी सरकार खत्म कर रही है। आपकी सरकार जो है, वर्तमान सरकार बीजेपी, जो RTI के अनुसार हम लोग किसी भी सूचना को प्राप्त कर लेते थे, ये सरकार खत्म कर रही है। किसी भी सूचना को प्राप्त नहीं कर सकते। सोच लीजिए, इतना नियम खुश होते जा रहा है और हमारे जो विरासत दिया हुआ है इसको दबा रहा है। तो आप जहाँ पे थे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, वहीं पर आप आ जाइए। फिर से आपको फिर से सवर्णों के सामने खड़ा होकर बोलने का अधिकार नहीं है। आरक्षण के बाद भी इन्होंने रखा, उसमें भी हम रख देते हैं। OBC का आरक्षण हम लोग को 1992 में आया था, 1992 में लागू हुआ था OBC का आरक्षण। उसे जो दलित समाज है उनका तो संविधान में जिक्र हुआ था, पुरुष अम्बेडकर जी ने रखा था। 92 के बाद सोचिए, उस समय के बाद हमको 27% आरक्षण मिला था। 27% आरक्षण मिला, उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रोफेसर लाइन में या जो सिविल नौकरी है, सिविल नौकरी में मुख्य रूप से हम लोग जाना है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो हमारे समाज के मैक्सिमम लोग जो है 80% या तो फौज में, वो हमारे पढ़े लिखे नहीं हुए,
इंटर पास कोई खोल में जाते हैं, सब लोग जानता है। तो आपको शिक्षा लिए का जब तक आप PhD MA नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आप कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार चाह रही है कि आप जो उच्च शिक्षा ले रहे थे आपको वंचित कर देगी। छात्रवृत्ति खत्म कर दी। सोच लीजिए हमारे तो यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति की व्यवस्था ही नहीं है, उतना मिलता है, किसी को नहीं मिलता। लेकिन जो अच्छा यूनिवर्सिटी है, JNU हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, वहाँ पर भी सरकार क्या करेगा, जो मिलता था स्कॉलरशिप सबको खत्म कर रही है। इसके हिसाब से लग रहा है कि माने फिर से सवर्णों का वर्चस्व काम करना चाहती है सरकार, और 10% आरक्षण देकर समझिए कि मेरा हक पूरा ले लिया। हम दरोगा का एग्जाम दिए थे, बहुत लोग एग्जाम देता है, सिविल का पता कर लीजिएगा कि उनका जो कट ऑफ है स्वर्ण का EWS डाला है लोग, OBC से 5 नंबर नीचे आया। OBC से 5 नंबर नीचे आया। सब लोग छात्र में कुछ यहाँ पर छात्र हैं, कुछ गार्जियन स्वरूप है, 5 नंबर नीचे। सोचिए 5 नंबर जब नीचे चला गया तो कितना लोग हैं, मात्र 10% नीचे चलाएगा। उसमें से भी जो है आप डाल दिया जनरल में भी उसका फिक्स जगह हो गया, EWS में फिक्स हो गया। आप हम लोग बच गए बीच में, ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे आ सकते हैं, बीच में रहिएगा। नहीं रहेगा मार्क्स नहीं होगा, उसमें भी पूरा वंचित कर देगा। तो सोचिए सरकार हम लोग को किस तरह से बेदखल कर रही है, अपने अधिकार से बेदखल कर रही है। जब संविधान बना था इन्होंने जिक्र किया धनंजय जी के 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देना है, 49% देना है, लेकिन सरकार इसको ज्यादा कर दिया। पहले तो 49% था, 49% से 10% देकर जनरल वाला को ज्यादा कर दिया। आरक्षण मैंने संविधान को पूर्ण तरह से इन्होंने नष्ट कर दिया। आने वाले दिनों को नहीं लगता है कि संविधान को चलने देगा। जो RSS की सरकार अभी BJP की पूर्ण रूप से संविधान को खत्म कर देना चाहती है, और इनका मूल मकसद है कि मनुस्मृति लागू करते हुए। मनुस्मृति एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर महिलाओं को चौखट से बाहर नहीं जाने देता, पढ़ने का अधिकार नहीं देती महिलाओं को, समाज में बोलने का, अपने घर में बोलने का अधिकार नहीं देती है, और शोषित जो समाज है किसी के सामने खड़ा होने का अधिकार नहीं देती मनुस्मृति। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो रामायण पढ़ेगा सिर्फ स्वर्ण पढ़ सकते हैं, उसका अधिकार सिर्फ ब्राह्मणवादी का है। सोच लीजिए जिस समय से राम राज्य में चलता था, कोई गीता पढ़ता था जाकर सुन लेता था, तो उस समय उसके कान में शीशा डाला जाता था। उसी तरह से व्यवस्था भी ला रही है सरकार। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेगा, हम बस इतना ही कहेंगे कि जितने भी हैं हम लोग के समाज के बाल बच्चे उनको पढ़ाया जाए, और पढ़ने के लिए किसी भी हद तक माने जहाँ तक हम लोग को अपना क्षमता है वहाँ तक पढ़ाया जाए। जब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, अपना इतिहास नहीं जानेगा। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 21 राज्य में 27% से कम है। समझ लीजिए कि 21 राज्य में OBC आरक्षण 27% से भी कम दिया जाता है, और 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे OBC को चिन्हित नहीं किया गया, उनको नहीं दिया जाता। 7 राज्य में कोई OBC आरक्षण 27%, 1%, 2% कुछ नहीं, ठीक है। और ये जो स्वर्ण आरक्षण है 10%, इसको पूरे देश में जो शासित और राज्य को मिलाकर 36 होता है, 36 राज्य में इसको एकदम लागू कर दिया बराबर। OBC आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जा रहा? 21 राज्यों में 27% से क्यों कम है? छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण को बढ़ा करके 70% कर दिया। ब्राह्मणवादी कोर्ट के ये जजों ने उसको फिर से वापस कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब समझने की जरूरत है। हक और अधिकार की लड़ाई में चूकिए मत। आप ये मत सोचिए कि हमारा हक का लड़ाई यहाँ पे लड़ेंगे तो हमको जयशंकर जी से बिगाड़ हो जाए। हक की लड़ाई में अगर बिगाड़ होता है तो हो बिगाड़, लेकिन हक की लड़ाई लड़ेंगे। सहदेव जी से हमारा बिगाड़ हो जाएगा, अनूप जी से बिगाड़ हो जाएगा, इसके लिए हम मतलब चुप बैठेंगे कि हमारा जो 27% आरक्षण है, जो मंडल कमीशन ने सिफारिश किया, 40 सिफारिश लिख करके दिया, तो उसमें से 2 सिफारिश जो लागू हुआ थे। आज जो हम मुखिया जो है राज्य के नीतीश कुमार, ये अपने आप को OBC कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम OBC के संतान हैं, तो क्यों नहीं मंडल कमीशन के बाकी 38 सिफारिश को लागू कर देते हैं आप?
क्यों नहीं ओबीसी का जो 55% आबादी है 55% ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं कर देते हैं? ये स्वर्णों के नुमाइंदे हैं, इसको समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब तक शोषित दलित आबादी जीत कर वहां नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपके लोगों को एक मुखौटा खड़ा कर दिया जाएगा और उसके पीछे सभी स्वर्ण रहेगा, ऐसे नहीं होगा। आप अपने प्रतिनिधि को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब तक नहीं जिताकर यहाँ से भेजेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। एक बात के लिए मैं जो माले की जो पार्टी है उसका मैं ये समर्थन करना चाहूँगा कि ये जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है अभी पटना में, जो कि भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है और यहाँ पे बहुत सारे पांडुलिपि हैं, जैन साहित्य से लेकर के हर साहित्य, उस पर सरकार जो है उसको हटाना चाहती है। ये कानून बनती है। एक सरकार उत्तर प्रदेश की है जो सबका नाम बदलना चाहती है। म्यूजियम को ही ये हटा दिया, रिप्लेस करवाई, क्या मतलब है? कई सारी यादें जुड़ी हुई है उस म्यूजियम से, उस लाइब्रेरी से जहाँ राहुल संकीर्तियां का अध्ययन किया, उसको क्यों हटाना चाहते हैं? ये जो है नीतीश कुमार एक समाजवादी आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है और ये आरएसएस के इशारे पे अब काम कर रहे हैं। आरएसएस इस देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये आप जान लीजिए। आरएसएस के चंगुल में हमें कभी नहीं पड़ना। वो आरएसएस वाले क्या करते हैं, सम्राट अशोक को भी हिंदू करार दे देंगे, चंद्रगुप्त को भी हिंदू कर देंगे, लेकिन ऐसी नहीं है। इन लोगों ने बौद्ध धर्म को प्रचार किया है। तो ये बातें समझनी है, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, ना कि किसी पार्टी में किसी का ढाल माले का ढाल लेकर लड़ेंगे, राजद का ढाल लेकर लड़ेंगे, जदयू, ऐसा नहीं है। समाज को खुद आगे आना होगा और समाज को इतना सशक्त होना होगा कि राजनीतिक पार्टियां खुद हमारे कदमों में आ जाए कि हाँ आप हमारा समर्थन कीजिए। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना है और देखना है कि कौन सा जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर के ये देखना है कि कौन लोग हमारे हक की बात कर रहे हैं। पूर्व में क्या हुआ, क्या परिस्थितियां थी, वो ठीक है, लेकिन आज क्या स्थितियां हैं उसके अनुसार देखना और समझना है। अगर देश में शिक्षा और स्वास्थ्य बराबर करना है, सुधार करना है, तो उन्होंने कहा था ये जो सबको शिक्षा एक समान, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में समानता आ जाएगी। जिस दिन समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य नीति आ जाएगी उस दिन हमारा ये ऐसा मानना है कि उस दिन समाज में समानता आएगी और समाज का विकास होगा। इसी के साथ हम ये सभा को समाप्त करते हैं।